नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक डिस्कशन शुरू किया, विच इज़ अ सब पार्ट ऑफ समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन। एंड इन द लास्ट एपिसोड हमने डिस्कस किया कि व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ हिंदू रिफॉर्म, एंड इसमें हमने जो एक लार्जर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी विच वर associated with each of the religious movement were that there were two elements of it. One was the influence element, which was जहाँ आपका blend of यूरोपियन विचारधारा और जो भारतीय वैदिक विचारधारा है उसका एक ब्लेंड देखने को मिलता है। एंड देन देयर इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, पुनरुत्थानवादी जिसे कहते हैं, जो कहते थे कि हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को वापस ले आना चाहिए इन रिएक्शन टू द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म एंड यूरोपियन थॉट। तो इन दोनों को हमने देखा कि रिएक्टिव वाली श्रेणी में वी कैन पुट आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती एंड जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, और जो मोर ब्लेंडेड अप्रोच था विच वाज कंसिडरिंग द एलिमेंट लाइक फॉर एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस ने ह्यूमनिज्म और धर्म को, मतलब व्यक्तिवाद और रिलीजन को जोड़ के दरिद्र नारायण या मानव सेवा ही माधव सेवा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे धर्मों का एक ही सार है, इस प्रकार की बातें कही। सेम वी कैन सी दैट राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीज वर ऑल लाइक, जिसे बोलते हैं ना कि एक एलीट क्लास के लोग थे who were also English educated, and they tried to bring in more of like a blended approach to reformation. Today in this episode we will discuss the Muslim reform movements, and इसमें भी हमको ये देखने को मिलेगा कि एक रिएक्टिव एलिमेंट है और दूसरा एक मोर ऑफ अ ब्लेंडेड अप्रोच है। इन बोथ द केसेस हमको ये समझने की ज़रूरत है कि द फंडामेंटल रीज़न फॉर मुस्लिम रिफॉर्म वर मेजरली लाइक थ्री बिग रीजन्स। वन इज़ डेफिनेटली लाइक द ऑपरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। अब अगर आप इसमें एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे फार्मर्स उस टाइम पे, बहुत सारे एरियाज में जो फार्मर्स होते थे देवर ऑफ मुस्लिम रिलीजन। तो आप जैसे देखेंगे मैसूर में जो फार्मर्स थे देवर ऑफ मुस्लिम रिलीजन, बंगाल में बहुत सारे एरियाज में, जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर बहुत सारे एरियाज में जो मोस्टली द फार्म पॉपुलेशन was Muslim, and generally these Muslim farmers were managed or looked over by हिंदू जमींदार। तो इस कारण से आप एक जो एलिमेंट देखेंगे कि ये जो फार्म मूवमेंट्स थे इनको एक धार्मिक रंग भी मिल गया इस केस में, कि पहले तो वो फार्मर राइट्स के लिए शुरू हुए। जैसे आप सबसे पहले जब फराजी आंदोलन देखेंगे वो 1838 टू 1858 के बीच में बंगाल में यह आंदोलन चालू हुआ। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ जैसे नेताओं ने फार्मर्स को संगठित किया वहाँ पर और फराजी आंदोलन चलाया। अब ये फराजी आंदोलन मोस्टली फार्मर राइट और रेवेन्यू और टैक्सेशन के मुद्दे पर लड़ा गया था, बट एज to bring these farmers together, इनका कोई लार्जर पॉलिसी अप्रोच या लार्जर स्कोप नहीं दिखा, एंड सून दीज मूवमेंट्स गॉट अ रिलीजियस कलर टू इट। तो थोड़ा सा उनमें एक धार्मिक रंग चढ़ गया। दूसरा जो एक आंदोलन है जो बहुत महत्वपूर्ण है उस समय वॉज वहाबी आंदोलन। ना वहाबी आंदोलन वॉज इंस्पायर्ड बाय शेख अब्दुल वहाब, एंड इसका जो जन्म है वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। वहाँ पर से
प्रेरणा लेके तरीका ए मोहम्मदिया, ये एक संस्था का एक धार्मिक शाखा के रूप में इस संस्था को, एक संगठन को बनाया गया। और भारत में मोहम्मद अजीज़ और रायबरेली के सैयद अहमद ने इस धर्म के आधार पर मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया। तो जो अब क्या हुआ कि वो जो किसान आंदोलन जो ऑलरेडी चल रहे थे, वन ऑफ देम वाज फराजी आंदोलन, उनको एक बहुत ही मतलब धार्मिक संगठन और एक धार्मिक डायरेक्शन भी मिल गया। और एक तरीके से देखे तो एक सांप्रदायिक दिशा भी मिली। वहाबी आंदोलन का एक जो बहुत बड़ा स्लोगन था वो था कि दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम बनाना है। तो दर उल हर्ब मतलब मूर्ति पूजा की तरफ इंडिकेशन है, और मूर्ति पूजा से इसको कंप्लीटली हटा के इस्लाम में स्थापित करना है, ऐसा उनका एक मुद्दा था, ऐसा उनका एक नारा था। और अब आप देखेंगे कि इस नारे के चलते बहुत सारा अलगाव दूसरे साइड पर भी डेवलप हो गया। यही चीज हमने शुद्धि मूवमेंट में भी देखी थी कि जो नारे दिए गए उस कारण से थोड़ी सी, जो नारे दिए गए, जो एक्शंस लिए गए, जिन तरीकों से अपने इंटेंशंस जाहिर किए गए, उससे थोड़ा सा अलगाव और सांप्रदायिकता की भावना ने यहाँ से जन्म लिया। तो पहले वहाबी आंदोलन ने पंजाब में सिख के विरुद्ध पहले तो जिहाद की घोषणा करी, और फिर सैयद अहमद 1831 में सिखों के साथ लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद जब पंजाब पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ, और हमने ये पिछले एपिसोड्स में देखा था, द टाइम पीरियड बिटवीन 1813 टू 1858 विच वाज द इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, उस टाइम पे पंजाब में जब ब्रिटिश ने अपना कब्जा जमाया तो फिर यही जिहाद की घोषणा वहाबी आंदोलन के नेताओं ने ब्रिटिश के अगेंस्ट करी। तो फिर से हम बार बार यही देखते हैं कि जो पुनरुत्थानवादी एलिमेंट थे, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे बोथ साइड, हिंदू एंड मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के साइड पर, इन दोनों ने ही एक कम्युनलिज्म या सांप्रदायिक भावनाओं को थोड़ा सा हवा दी, उनको थोड़ा सा उठाया। और आप अब यहीं से ही एक चीज समझ लीजिए कि एज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज राइजिंग, राष्ट्रवाद, जब हम एक रीजनल पावर से एक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नेशनल फीलिंग जब जनरेट हो रही है, उसके साथ साथ एक, जैसे बोलते हैं ना कि स्टेप ब्रदर या सोतेला भाई की तरह, एक कम्युनलिज्म का फीलिंग भी धीरे 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 डेवलप होते जाएगा। यही थ्रेड अब आगे चल के और बड़ा होते जाएगा। दूसरी एक चीज हमको समझने की जरूरत यह है कि एक रिएक्शन तो था ब्रिटिश ऑपरेशन, दूसरा रिएक्शन ये भी था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको बहुत मायने में सत्ता खो देने का एक एहसास था। मतलब उनको ये फीलिंग थी कि यार हम लोग इतने साल तक पावर में थे, इतने साल हमारे रूलर्स ने पावर में रह के इंडिया को रूल किया, एंड नाउ सडनली वी हैव लॉस्ट power because now British are in power. So एक वहां से भी जो जैसे कहते हैं ना कि एक वो रिएक्शन आया कि वी वांट टू गेट दैट पावर बैक। और उसमें जैसे मैंने कहा इसमें दो डिविजन्स हो गए, एक पुनरुत्थानवादी जिसके अंडर में हमने फराजी और वहाबी आंदोलन डिस्कस करे, और दूसरा था मोर रिफॉर्म सुधारवादी जिसमें एक ब्लेंडेड अप्रोच दिखी, यूरोपियन एंड इस्लामिक ब्लेंडेड अप्रोच, जिसके मुख्य नेता रहे सर सैयद अहमद खान, काजी नजरुल इस्लाम, चिराग अली, इन जैसे नेताओं ने इसमें लीडरशिप दिखाई। इनका प्राइमरी योगदान, सबसे पहले तो इन्होंने कुरान की आधुनिक व्याख्या करी, इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए फॉर एग्जांपल 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में भी जो सुधारवादी एलिमेंट्स, जो रिफॉर्म एलिमेंट्स थे, रिफॉर्मेटिव एलिमेंट्स थे, उन्होंने विमेन इमेंसिपेशन के डायरेक्शन में भी काफ़ी काम किया। और विमेन इमेंसिपेशन पे हम थोड़ा सा और इसी एपिसोड में आज आगे देखेंगे कि क्या क्या काम हुए इस तरह, और व्हाई वाज विमेन एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन वाज सच अ बिग टॉपिक इन दैट पीरियड, ये भी हम समझेंगे थोड़ा।
पर एक जो लिमिटेशन रही इवन ऑन द रिफॉर्मिस्ट साइड जहां पर ब्लेंडेड अप्रोच हो रही थी, एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन रही मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की कि उन्होंने अंग्रेजों को एक एक वर्चस्व दिया। मतलब उनका कहने का मतलब था कि अगर हमें अपने अधिकार वापस प्राप्त करने, मतलब अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अधिकार वापस प्राप्त करने हैं तो हमें अंग्रेजों को मतलब सपोर्ट करना होगा, हमको उन्हें एज अनदर ऑप्शन देखना होगा। एंड दैट क्रिएटेड अ वे वेयर दे स्टार्टेड थोड़ा ब्रिटिश चापलूसी जिसे कहते हैं वो करना शुरू कर दी। द सेकेंड पार्ट वॉज Sir Syed Ahmad Khan particularly, he became very aggressive. He took an aggressive approach to create separate organizations or create separate reservation for Muslim, and that is what he asked for to the British government कि हमको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमिटीज और सोसाइटीज, उसके अगेंस्ट जाकर अलग आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटीज होंगी तो मुस्लिम विल बिकम परमानेंट माइनॉरिटीज इन द कंट्री, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। इसी के चलते आप ने इस द होल आइडिया ऑफ सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की जो भावना है इसने और जोर पकड़ा। इनफैक्ट पर्सिवल स्पियर ने एक 1951 में शायद एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने एक्चुअली ऐसा कहा था कि ये जो सर सैयद अहमद खान ने जो एक फाउंडेशन रखी ऑफ डिमांडिंग सेपरेट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स एंड सेपरेट कमिटीज, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर मुस्लिम, दैट काइंड ऑफ सोड द सीड ऑफ द पार्टीशन दैट हैपेंड सम अबाउट some 70 years later in this same series। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो नेशनलिज्म है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कम्युनलिज्म भी बन के आया, और उसी कारण से आगे जाके जैसे हमारा देश का विभाजन हुआ, इसी चीज को बहुत बढ़ावा मिला। एंड दोनों साइड से मिला, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड ने कुछ ज़्यादा कहा, बट दोनों ही साइड ने इस एलिमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ एक्शंस किए, इंटेंशंस दिखाए। नाउ having discussed Hindu and Muslim reform movement, it is now time to look at some of the key actions, regulations, that were passed during this same time in direction of women empowerment and women emancipation। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया इस टाइम विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इमांसिपेशन और विमेन रिलेटेड इश्यूज को, इज बिकॉज जेम्स मिल जैसे जो थिंकर्स थे जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा उस ज़माने में, उनका महिला उत्थान को लेकर दे यूज टू सी दैट एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब किसी भी सोसाइटी में अगर विमेन आर पावरफुल, दैट इज एन इंडिकेटर दैट द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं जिसे, एक मेट्रिक बन गया। और फिर महिलाओं की निम्न दशा, मतलब द bad situation, the bad conditions of women was kind of representative and also was the reason for some of the social ills। ऐसा मतलब जेम्स मिल और उस समय के थिंकर्स का मानना था। तो इसलिए अगर आप देखेंगे जो महिला रिफॉर्म है, विमेन रिफॉर्म मूवमेंट जो है, वो 3 फेजेस में चला। वन वेयर कि जो मेल रिफॉर्मर्स थे, राइट, उन्होंने सरकार के साथ या सरकार को कोर्स करके कुछ सुधार की इनिशिएटिव लिया, शुरू में रिफॉर्म का इनिशिएटिव लिया। एंड व्हाट वर दोज इनिशिएटिव? सो फॉर एग्जांपल 1795 और 1804 के बंगाल रेगुलेशन में शिशु हत्या को रोकने का प्रयास करा गया। सो देन 1830 में इस लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर करने के लिए कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। देन 1829 1830 के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर सती प्रथा के अगेंस्ट
जो राजा राम मोहन रॉय ने उस टाइम जो विलियम बेंटिक के टाइम एक मूवमेंट जो चालू हुआ था, उसमें फिर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। फिर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहल पे विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पास करा गया, और फिर बाद में यही ब्रह्म मैरिज एक्ट 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट बना, जिसमें कास्ट और जाति पाति के सारे डिविजन्स को हटाया गया। 1891 में बीएन मलाबरी की पहल पर एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया, और आप देखेंगे मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ था। द एज ऑफ कंसेंट एंड मैरिज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 इयर्स टू 12 इयर्स फॉर गर्ल्स। तो ये मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला काम नहीं था। सेम विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डीके कर्वे और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम, इन्होंने वापस से इसका प्रयास किया। यहाँ पर बेसिकली what I'm trying to share is that all of these initiatives were taken by male reformers, right? Or similarly like विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम he started about 35 schools for girls. Similarly Elphinstone College के छात्रों ने भी उस समय विमेन एजुकेशन के लिए काम किया, उसको एनकरेजमेंट देने की कोशिश करी। What were some of the limitations of these things? One of the limitations was that, see, again, as I'm trying to say, women empowerment was very much tied to how the religious and social structures were at that time. So whenever, so you couldn't go too far, है ना, you couldn't rock the boat too much. थोड़ा सा ज़्यादा वो करोगे तो आपको एक opposition भी आएगा, और इस भय से, इस डर से, इस रिएक्टिव फियर से ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल जब विधवा पुनर्विवाह पे रूल आया, उसमें फिर ऐसा हुआ कि 44 इयर्स में ओनली 38 विधवा पुनर्विवाह हुए। तो यू कैन सी लाइक द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी, विच इज ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये उस समय प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है। पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, ये उसकी एक लिमिटेशन रही। दूसरा, the society, and even today, not then, even today, the Indian society is very very patriarchal, है ना, जो पुरुष सत्तावादी एक सोसाइटी है। तो इसमें महिला उत्थान के लिए प्रयास तो करे गए, पर महिला स्वाधीनता, लाइक फुल इंडिपेंडेंस के लिए कोई ऐसे खास इनिशिएटिव नहीं लिए गए। और इसीलिए इसमें जो एक एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू रिफॉर्मर्स वर टॉकिंग अबाउट हिंदू वुमेन एंड मुस्लिम रिफॉर्मर्स वर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम वुमेन। तो उसमें भी वो डिवाइड आपको दिखेगा, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिपेंडेंस के लिए काम नहीं किया जा रहा है, एंड द मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मेल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए जो इसका एक सेकेंड फेज है, उसमें खुद महिलाओं की लीडरशिप देखने को मिलती है। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विमेन केम अहेड, एंड फॉर एग्जांपल भोपाल की बेगम सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने अलीगढ़ में एक लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करी। सिमिलरली भोपाल में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी। और रुकैया बेगम सखावत, इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है, बहुत पढ़ी लिखी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, इस सब में पढ़ी लिखी, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक उच्च घराने से आई हुई रुकैया बेगम, इन्होंने पहला मुस्लिम स्कूल फॉर गर्ल्स चालू किया था दिल्ली में। सिमिलरली इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी, ऑल इंडिया लेडीज़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इन 1914। अब महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना करके एक
एक बुक लिखी जिसकी उस समय, मतलब उस समय के हिसाब से ये बड़ा रेडिकल थॉट था, जिसका समाज में बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया और पुशबैक भी आया, है ना। मतलब उस समय वी वर नॉट as open, we are not as open even today, but we were not very very close society at that time. And I like, जो सत्य शोधक समाज है जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी, ताराबाई शिंदे भी उसकी सदस्य रही, और उन्होंने भी महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न को डायरेक्टली उठाया। सिमिलरली जस्टिस एमजी रानडे, उनकी जो वाइफ थी पंडिता रमाबाई रानडे, उन्होंने एक विधवा आश्रम की स्थापना करी, बॉम्बे विमेन्स एसोसिएशन की स्थापना करी इन 1915, एंड शी वाज आल्सो अ प्रोलिफिक राइटर हु रोट इन महाराष्ट्र मित्र एंड केसरी। फिर मद्रास में सुब्बलक्ष्मी ने महिला उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो आप देखेंगे कि अक्रॉस बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज देयर वर वर्क्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय विमेन देमसेल्व्स towards women empowerment, towards questioning and challenging some of the practices prevalent that were oppressive for women. एंड इसका जो फिर फाइनली जो एक थर्ड फेज आएगा, और इसका इनिशिएशन ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानडे, इनके द्वारा कर दिया गया था। जैसे मैंने कहा कि रमाबाई रानडे वाज अ प्रोलिफिक राइटर हु रोट अ लॉट अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एंड दैट्स व्हाट द थर्ड फेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विल बी अबाउट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। हमें इस पड़ाव पे हमको ये समझना ज़रूरी है, और मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, कि देखिए, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो वो आज़ादी किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक जेंडर, किसी एक स्पेसिफिक संप्रदाय की नहीं थी। वो आज़ादी सबके लिए थी, और सबके लिए उसका अलग अलग मीनिंग था। आप किसान से पूछेंगे तो उनकी आज़ादी ज़मींदारों से थी। आप लोअर, निचली जाति के, निम्न जाति के लोगों से पूछेंगे तो उनकी आज़ादी जाति प्रथा से मुक्ति थी। आप विमेन के बारे में पूछेंगे तो उनकी आज़ादी क्लियर रिप्रेजेंटेशन था और उनका एम्पावरमेंट था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग जो मैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट में, वॉज लुकिंग फॉर फ्रीडम इन देयर ओन वे, एंड व्हाट आई वांट माय ऑडियंस टू थिंक अबाउट इज दिस होलिस्टिक अप्रोच एंड मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर ईच इंडिविजुअल। तो ये हमें बार बार ध्यान रखना है, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वी कवर्ड हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट एंड विमेन रिफॉर्म in 3 separate parts through these 2 episodes. आज हम यहां पर ही पॉज लेंगे। अगले एपिसोड में हम 2 एस्पेक्ट और डिस्कस करेंगे इन रिफॉर्म मूवमेंट का। वन इज कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, एंड द सेकेंड पार्ट इज द रोल ऑफ nationalistic or vernacular literature in these reform movements. तो ये 2 चीजें हम अगले एपिसोड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।